So, good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today, we will continue our sixth chapter, Manufacturing Industries. अपना जो chapter है, वो है chapter number 6, Manufacturing Industries. So, take out your topic, cotton textile. मैम So, students, cotton मैम textile, yes. मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। मैम जो ये नोट्स बनाते हैं ना, हाँ, इनके अंदर हेडिंग के अंदर पॉइंट्स आते हैं, तो सिर्फ वो पॉइंट्स लिखे या उन पॉइंट्स के बारे में भी लिखे नहीं, कुछ? पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करना है आपको, सिर्फ ऐसे नहीं है, क्योंकि देखो अब 10th के अंदर क्या है, आपके बहुत लेंदी क्वेश्चंस आएंगे। तो सबको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो जिससे आपका आंसर जो है वो भी बड़ा होगा, है ना। 6 6 नंबर के 8 8 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे कवर होंगे बिना पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए, है ना। ओके मैम। तो इसीलिए सब चीज़ को एक्सप्लेन करना है। और नोट्स बनाते वक्त तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि किसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो चीज़ मैं बता दूंगी आपको। पूछा करो लेकिन। अब देखो, नेक्स्ट है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो टेक्सटाइल मील है, वो सबसे पहले कहाँ सेटअप की गई थी? मुंबई में। और कब? 1864 में, सॉरी 54 में, 1854 मुंबई में फर्स्ट टेक्सटाइल मील जो है उसको सेटअप किया गया था। दूसरी चीज हमने इसमें क्या पढ़ी थी कि जो कॉटन टेक्सटाइल है उसमें हैंडलूम और जो स्पिनिंग और विविंग, ये दो काम किए जाते थे। ये तो हम जानते हैं कि जो यार्न बनाए जाते हैं, यार्न मीन्स जो धागे बनते हैं, कॉटन से जो धागा बनाया जाता है, इसके लिए इंडिया जो है, इसके पास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज हैं। और यहाँ जो यार्न बनाए जाते हैं, जो धागे बनाए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। और यहाँ से ये धागे जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो 18-19 सेंचुरीज में जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर भी क्या था, यही सिस्टम चल रहा था। धागे वगैरह बनाए जाते थे, लेकिन जो कपड़ा बनता था उसके लिए यहाँ पर लोगों के पास क्या थे, यहाँ इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीनरीज नहीं थी, जिसके कारण उन धागों को एक्सपोर्ट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज में। और फिर उनसे कपड़े बनाए जाते थे और फिर उनको वापस इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। तो यही सिस्टम चलता था, जिसके कारण जो इंडिया है वो टेक्सटाइल के लिए सबसे मतलब कि सबसे मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर इन इंडस्ट्रीज यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो मोस्टली चलाई जाती हैं। राजस्थान में है, राजस्थान में, सॉरी, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतूर, इन सबको, सबसे ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनमें हायर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज माना जाता है, किसके लिए? टेक्सटाइल्स के लिए। ये सारी चीजें पढ़ी थी ना अपन ने। इसके बाद में मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप की गई है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड बोस्टन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है किसको? कोयम्बतूर इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कोयम्बतूर तमिलनाडु में, इसे मैनचेस्टर कहा जाता है साउथ इंडिया का। तो ये अलग अलग नाम दिए गए क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मोस्टली कौन कौन से सेंटर्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये बुक में भी है आपके, इनको आपको अंडरलाइन कर लेना है कि कौन कौन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में सेटअप की गई है और किस नाम से फेमस है, कौन से स्टेट को कॉटन टेक्सटाइल मोस्टली प्रोड्यूस करने के लिए क्या नाम दिया गया है। तो वही 3 4 स्टेट्स आपके आएंगे, उनको आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो ये आता है कि दिस इंडस्ट्रीज हैज क्लोज लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड टू फार्मर। ये तो हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है उसी से ही क्या है लोग जुड़े हुए। इंडस्ट्रीज जो है वो किसकी वजह से चल रही है, एग्रीकल्चर के कारण चल रही है। एग्रीकल्चर से ही इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा मिलता है। कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुइंग, यानी कि जो कॉटन बॉल्स ग्रो किए जाते हैं, कॉटन जो है जो बोलते हैं ना कि ये जो कॉटन जो होती है उसकी जो खेती की जाती है वहां से लेकर कपड़ा बनने तक, बनकर मतलब लोग उसे यूज कर रहे हैं उसके बाद में हम उसे फेंक देते हैं, वहां तक सारी चीजें जो हैं जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सब क्या है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। कॉटन बॉल्स को इंडस्ट्रीज में नहीं सेंड किया जाएगा तो धागा बनना पॉसिबल नहीं है। धागे से अगर कपड़ा नहीं बनाया जाएगा तो उस धागे का कोई इतना यूज नहीं होगा, कितना काम मिलेंगे। कपड़े को अगर लोग यूज नहीं करेंगे तो वो जो इंडस्ट्रीज है वो किसी काम की नहीं होंगी। लोगों को रोजगार मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, इंडस्ट्रीज की वजह से मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सो by creating demand supporting many other industries such as chemical and dyes, packaging, material engineering work। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो अदर इंडस्ट्रीज होती हैं कौन कौन सी, जैसे जहां पर पैकिंग का काम चल रहा है, जहां पर केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं तो वो केमिकल्स जो बनाते हैं जो इंडस्ट्रीज, जहां पर कपड़ों को डाइंग का काम किया जाता है, जहां कपड़ों को रंगने का काम किया जाता है वो इंडस्ट्रीज भी इनसे जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, कई जो डिजाइन करते हैं वो लोग भी इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए रोजगार दिया जाता है और उसी के लिए लोग क्या है, सभी लोग जो है किससे जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। ठीक है। So spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. Weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skill and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. कि हम देखेंगे कि स्पिनिंग का जो काम है जहां पर धागा बनाया जाता है तो ये स्पिनिंग का काम तो हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली हर स्टेट्स में किए जाते हैं, मोस्टली स्टेट्स में किए जाते हैं। लेकिन जो वीविंग का काम है, जैसे कि हम देखेंगे कि जो बनारस की जो साड़ी है या सिल्क का कहीं काम है तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किया जा सकता है, उसको दूसरे स्टेट के लोग या उस तरीके के कारीगर जो है वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई किसी काम में जैसे कि कोई पेंटिंग है, कोई डाइंग का काम कर रहा है, कोई अलग अलग कपड़े का जो काम होता है तो ये काम किसी पर्टिकुलर रीजन में ही परफेक्ट होता है। लेकिन स्पिनिंग का जो काम है, क्योंकि स्पिनिंग जो है वो पूरी उसकी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी मशीनरीज जो हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके कारण स्पिनिंग का काम जो है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है। लेकिन जहां पर वीविंग का काम है, जहां कपड़ा बनने का काम है, वो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट में ही हम देख सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो स्पिनिंग और वीविंग है ये दोनों ही चीजें क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही क्या कर रही है, एक दूसरे को कंपटीशन देती है। कि वैसे तो ये सेल्फ सफिशिएंट कहलाती है, स्पिनिंग का काम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपना काम, यानी कि हम इंडिया के अंदर ही सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, धागा बनने का काम हो रहा है, कपड़ा बनने का काम हो रहा है, लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंट होने के बाद में भी ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट नहीं कहलाती। सारी चीजों के लिए जैसे कि इंडिया के पास सफिशिएंट मशीनरीज जो है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण क्या होता है, इन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कहाँ, फॉरेन कंट्रीज में। सो खादी हैंडलूम प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। हम ये देखते हैं कि जो खादी है उस खादी को ज्यादातर क्यों इतना बढ़ावा दिया गया। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके बुक में ये भी दिया हुआ है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ज्यादातर स्पिनिंग और वीविंग को ही क्यों सपोर्ट किया, क्यों चाहते थे कि यहीं पर धागा बने और यहीं पर ही कपड़ा बने, ताकि जो ब्रिटिशर्स को जो प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है वो प्रॉफिट क्या हो, यहीं पर ही रह जाए, उन लोगों को वो प्रॉफिट ना मिले। जो चीजें आप इजीली कम दामों में यहीं के यहीं बना सकते हो उस चीज का दाम जो है वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है जब हम उन चीजों को बनाने के लिए किसी अदर कंट्री का सपोर्ट लेते हैं। अदर देशों मतलब कि दूसरे देशों का जब हम सपोर्ट लेते हैं तो उससे क्या होता है, उस चीज की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि जो मेन कंटेंट है, जो मेन जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका सहारा लेना होता है, फॉरेन
कंट्रीज का। तो इसीलिए जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया, मतलब कि किस चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स करते थे कि यहीं पर ही हमारा स्पिनिंग का काम होना चाहिए और इंडिया के अंदर ही हमारा वीविंग का ही काम होना चाहिए। स्वदेशी जो है उसको ज्यादा सपोर्ट करते थे महात्मा गांधी। ठीक है। सो कॉटन गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू जापान, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन सबको क्यों एक्सपोर्ट किया जाता था? टू कन्वर्ट यार्न इनटू गारमेंट्स, यार्न को गारमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो इंडिया हैज इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन की। इंडिया जो है उसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसे यार्न में कन्वर्ट करने के लिए मशीनरीज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे गारमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इतने सारी मशीनरीज जो है वो अवेलेबल नहीं होने के कारण उन्हें क्या करना होता है, इनको एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि प्रोसेस कंडक्टेड इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो प्रोसेस है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट की जाती है? तो एक तो होता है आपका गिनिंग, गिनिंग के अंदर आपका क्या होता है, धागा बनने का काम होता है। दूसरा होता है आपका स्पिनिंग और वीविंग, जहां पर धागा बनेगा और कपड़ा बनने का काम होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मेजर प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इनमें कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जब अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पिनिंग है, वीविंग का काम जो कंप्लीट किया जाता है जिसके लिए एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है। So the yarn in India is produced by small industries and unit with largely cater to local markets कि यहाँ पर जो यार्न का प्रोडक्शन किया जाता है वो ज़्यादातर कौन करते हैं, जो एग्रीकल्चर, जो खेती का काम करते हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा दूर तक तो सप्लाई नहीं करेंगे, वो कहाँ सेल करेंगे, आसपास के मार्केट्स में, तो लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं वो। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी चीजें क्या है कि मोस्ट ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड इन कॉटन मिल इज आउटडेटेड एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड कि ज्यादातर जो कॉटन मिल्स के अंदर जो मशीनरीज है वो क्या हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिनको अपडेट करने की जरूरत है। थर्ड रीजन क्या है कि जो इरेगुलर पावर सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी जो फैसिलिटीज है वो अच्छी नहीं है, एंड जिससे कॉटन बनाने की जो स्पीड है वो नहीं बन सकती। द कॉटन इंडस्ट्री इज फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम द फाइबर इंडस्ट्री। जो कॉटन इंडस्ट्री है ये क्या है, एक टफ कंपटीशन जो है वो फाइबर इंडस्ट्रीज से मिल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जूट टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को अपन आज यहीं तक ही पढ़ें ताकि मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूं और आप जो है उस चैप्टर को कंप्लीट करो। 5th वाले चैप्टर का पीडीएफ मुझे भेजना है ना? यस मैम। तो आज यहीं तक पढ़ें क्या? ओके मैम। है ना? ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर देती हूँ थोड़ी देर में, फिर आप उस चैप्टर के नोट्स भी साथ साथ तैयार करते जाइए।